बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएसएफ इंस्पेक्टर पास्ट पेपर 2024 आज सॉल्व करते हैं और सबसे पहला सवाल हमारे पास है When was the CPEC China Pakistan Economic Corridor Agreement signed between China and Pakistan? चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो CPEC एग्रीमेंट होता है वो 20 अप्रैल 2015 को ये एग्रीमेंट होता है। और ये जो एग्रीमेंट होता है इस एग्रीमेंट के तहत जो CPEC का मुआहदा होता है एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ईयर 2030 होता है। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ईयर वो 2030 होता है कि 2030 तक ये कंप्लीशन होगा और फिर 2047 तक इसके CPEC के हवाले से जितना भी रेवेन्यू होगा उसके ऊपर जो कानूनी राइट्स हकूक़ होंगे वो चाइना के होंगे। हाँ, 2047 के बाद जो है वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ईयर 2030 है और 2047 तक है। इसके जो रेवेन्यू वगैरह के इख्तियारात हैं, जो कानूनी हकूक़ हैं, वो चाइना के पास होंगे। और अगर ये देखा जाए कि टोटल कितने इकनॉमिक जोन्स, 9 इकनॉमिक जोन्स, लेकिन 4 जो हैं इनमें प्रायोरिटी बेसिस पे हैं। 9 इकनॉमिक जोन्स टोटल, बट 4 आर ऑन प्रायोरिटी बेसिस। 4 जो हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पर काम करेंगे। और अगर ये भी सवाल आ सकता है कमीशन के इम्तिहानात में कि इनिशियली CPEC के हवाले से कितने बिलियन डॉलर्स मुख्तस किए गए थे। 46 बिलियन डॉलर्स 46 बिलियन डॉलर्स इनिशियली जो है वो मुख्तस किए गए थे, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड करके 62 बिलियन डॉलर्स कर दिए गए थे। 62 बिलियन डॉलर्स कर दिए गए थे। तो CPEC के हवाले से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि ये कब इसका स्टार्ट होता है और एक्सपेक्टेड इसका ईयर कंप्लीशन का कब होता है। और फिर ये भी सबसे अहम सवाल है कि इसका स्टार्ट कहाँ से होता है। चाइना के प्रोविंस, इसका जो स्टार्ट होता है प्रोविंस चाइना के जिनजियांग से और फिर पाकिस्तान के गवादर पोर्ट तक, चाइना से। और ये जिंगयांग जो है और काशगर से लेकर गवादर पोर्ट तक तकरीबन 3000 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। एक दफ़ा ये भी सवाल पूछा हुआ था कि काशगर से लेकर गवादर पोर्ट तक कितना डिस्टेंस बनता है। तकरीबन वो 3000 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है। CPEC के हवाले से ये सवाल है हमें कि इसका कंप्लीशन एक्सपेक्टेड ईयर कौन सा है। 2030 है, 2047 तक चाइना के पास इसके रेवेन्यू के कानूनी हकूक़ होंगे। उसके बाद पाकिस्तान इस हवाले से बात भी कर सकता है। और फिर ये भी सबसे अहम है कि इनिशियली CPEC के हवाले से कितने डॉलर्स जो थे वो फिक्स किए गए थे। इनिशियली जो ये बजट था, ये जो मुआहदा था, इसके लिए बजट 46 बिलियन डॉलर, उसके बाद में इसको बढ़ाकर एक्सपेंड करके 62 बिलियन डॉलर्स भी कर दिए गए थे। तो CPEC के हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग रिटन टेस्ट एंड रिगार्डिंग द इंटरव्यू एग्जाम्स एज वेल। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question is how many countries are members of ASEAN? ASEAN is association of South East एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ की तादाद कितनी है? वो 10 इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है। उन 10 मेंबर्स कंट्रीज़ में से जो 10 एशियन कंट्रीज़ हैं, लाओस, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और वियतनाम, ये 10 जो है उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। और अगर ये देखा जाए कि एशियान का जो हेड क्वार्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियान का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वो जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसका हेड क्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और फिर ये सवाल सबसे अहम है कि एशियान का क़याम कब अमल में लाया जाता है? 1967 में
एशियान का क्याम अमल में लाया जाता है। तो एशियान के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कमीशन के इम्तिहानात में पूछे जा सकते हैं। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ की तादाद 10 है। इसका क्याम कब अमल में लाया जाता है? 1967 1967 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज़ हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ नेटो। नेटो जो है इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ की तादाद कितनी है? इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है 32 और नेटो कब बनती है? 1949 को बनती है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है और फिर इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर बेल्जियम में है, ब्रसेल्स में है इसका हेड क्वार्टर। और फिर ये भी सवाल सबसे अहम है, वो कौन सा ऐसा मुस्लिम कंट्री है जो कि नेटो का मेंबर है, नॉन यूरोपियन भी है? वो कंट्री तुर्की है। तुर्की जो कि नॉन यूरोपियन भी है, वो वाहिद कंट्री है कि जो नॉन यूरोपियन है और मुस्लिम कंट्रीज़ में से है। सो ये भी सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में से वो वाहिद कंट्री कौन सा है जो कि नेटो का मेंबर भी है? वो है तुर्की। और ये भी सवाल है कि तुर्की कौन सा है? ये नॉन यूरोपियन भी है। और फिर यह सवाल सबसे अहम है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम ब्रसेल्स में है। इसका क़याम कब अमल में लाया जाता है? इसका क़याम 1949 में अमल में लाया जाता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इराक वार। यूएस और इराक जो वार होती है, अमेरिका की तरफ से इराक के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं जो कि दुनिया के लिए ख़तरा हो सकते हैं, इंसानियत के लिए ख़तरा हो सकते हैं। हुए बद बहाना बसियार के तहत सिर्फ उनको एक बहाना चाहिए था इराक के ऊपर हमला करने के लिए। सो उन्होंने इराक के ऊपर अटैक कर दिया था। उस वक्त के सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। अमेरिका के उस वक्त के सदर थे बुश साहब, यूएसए के प्रेसिडेंट बुश, और जो इराक के सदर थे सद्दाम हुसैन साहब, उनको बाद में फांसी भी दी गई थी। और फिर बहाना ये बनाया गया था इराक जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, लेकिन महज उनको एक बहाना चाहिए था और उसी एक बहाने के तहत उन्होंने इराक के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। और उसके साथ साथ में जो नेटो फोर्सेस थे जो कि यूएसए के इत्तेहादी भी थे, उन्होंने मिलकर इराक के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। और फिर ये मार्च 20 2003 को यूएस बिगिंस वार इन इराक, इराक के अंदर वो अपनी जंग शुरू कर देते हैं। और फिर ये भी सवाल सबसे अहम है कि इसका जो ड्यूरेशंस था वो 8 साल तक के लिए था। और वो कब से कब तक है? 2003 से 2011 तक इस जंग का जो है वो ड्यूरेशन रहता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगला सवाल हमारे पास है नेक्टा वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ। नेक्टा जो थी वो एंटी टेररिज्म यानी दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के हवाले से पाकिस्तान में ये बनाई गई थी। नेशनल सतह के ऊपर नेक्टा का क़याम अमल में लाया गया था। कब अमल में लाया जाता है? 2013 में। उसके बाद एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज पास्ड इन पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के हवाले से और इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बैन करने के हवाले से इसके ऊपर जो इक़दाम किए गए थे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का क़याम अमल में लाया गया था। 2010 में ये क़याम अमल में लाया जाता है। सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड फाउंडेड इन द ईयर, सार्क 1985 में फाउंड होती है। और अभी सार्क के हवाले से माइक्रो लेवल क्वेश्चंस भी किए जा रहे हैं। थोड़ा सा पैटर्न जो कमीशन के इम्तिहानात में चेंज हो रहा है। रिसेंट एग्जाम में ये पूछा हुआ था कि सार्क का आइडिया किसने दिया था? जो सार्क का आइडिया है, द आइडिया वाज गिवन बाय ज़ियाउर रहमान साहब हैं। ज़ियाउर रहमान साहब, इनका ताल्लुक भी बांग्लादेश से है। ये बांग्लादेश के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो बांग्लादेश से ही ज़ियाउर रहमान साहब हैं जो कि सार्क का आइडिया पेश करते हैं। और रिसेंटली कमीशन के इम्तिहानात में ये सवाल भी पूछा हुआ था, द आइडिया ऑफ सार्क वाज गिवन बाय, तो वो आइडिया ऑफ सार्क जो था वो ज़ियाउर रहमान साहब की तरफ से दिया गया था और इनका ताल्लुक भी बांग्लादेश से है। चाइना एंडेड इट्स वन चाइल्ड पॉलिसी, 2015 में उन्होंने कहा भाई इस पॉलिसी को ख़त्म होना चाहिए। द यूनाइटेड किंगडम यूके लेफ्ट यूरोपियन यूनियन को यूके ने गुड बाय कह दिया, अलविदा कह दिया, खैरबाद कह दिया। कब? 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन को इन्होंने गुड बाय कह दिया था। अगला सवाल हमारे पास है
दैट इज द ट्यूलिप रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, ट्यूलिप रेवोल्यूशन जो मशहूर एक रेवोल्यूशन है, ये किर्गिस्तान में हुआ था। उसके बाद है कि द रोज रेवोल्यूशन, ये कहाँ पे आकर हुआ था, ये जॉर्जिया में हुआ था। कब हुआ था, 2003 में ये हुआ था। उसके बाद है कि हु वाज द 40वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के जो 40वें प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिंडा आर्डन साहब हैं, और इनका जो टेन्योर है वो इस हवाले से भी नोटेबल है क्योंकि न्यूजीलैंड में मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर जो है एक दहशतगर्दाना हमला होता है जिसमें काफ़ी सारे जो नमाजी हैं वो शहीद हो जाते हैं, और जो किलर होता है वो लाइव वीडियो शूट भी कर रहा होता है। बड़ा एक अंदोहनाक सानिया होता है, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत अंगेज़ इक़दाम हैं उस हवाले से दहशतगर्दाना और हमला होता है मस्जिद के ऊपर, और काफ़ी तादाद में जो नमाजी हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो न्यूजीलैंड में ये वाक़या होता है, और ये भी नोटेबल वाक़या इसी प्राइम मिनिस्टर साहब के दौर में ही होता है। अगला सवाल है कि लॉफुल कमांड मीन, कमांड हमेशा जो है वो हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की तरफ होती है। तो लॉफुल मीन अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होती है हायर अथॉरिटी हमेशा लोअर अथॉरिटी को ही ऑर्डर जो पास करती है। सो कमांड गिवन बाय द सुपीरियर ऑफिसर, जो सुपीरियर ऑफिसर बड़ा होता है, जो हिरार्की ऑफ कमांड होते हैं, हिरार्की ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं, जो हायर अथॉरिटी है वो लोअर को ही ऑर्डर दे सकता है। ये भी जो थे लॉ के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगला है कि द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज, 4 कंट्रीज उसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारे पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग अबासीना, उसका नजाशी सही जवाब है। द रूल ऑफ प्ली ऑफ एलिबी इज एप्लीकेबल इन, क्रिमिनल केसेस में ये एप्लीकेबल होता है, और ये जो सवाल था ये जो था वो रूल्स लॉस के हवाले से था, ESF के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद है कि मार्च ऑफ सफरिंग वाज डिवास्टेटिंग इन, ये फेमाइन था, कहत तबाहकुन कहत था जो कि नॉर्थ कोरिया में आया था, और इसका ड्यूरेशन कब से था, 1994 से 1998 तक ये तबाहकुन कहत आया था। The final space shuttle mission STS-135 carried out by NASA ended in 2011 में इसका इख्तिताम होता है। अगला सवाल हमारे पास है, कोविड-19 इज कास्ट बाय, कोविड-19 जो है ये एक पेंडेमिक डिजीज़ थी जिसने पूरे ग्लोब को अपनी लपेट में ले लिया था, और ये बेसिकली एक वायरस की वजह से था, और ये एक पेंडेमिक डिजीज़ थी। पेंडेमिक डिजीज़ वो होती है जो कि पूरे ग्लोब यानी ऑल द वर्ल्ड पूरी दुनिया को जो है अपनी लपेट में ले लेती है, पूरी ग्लोब को अपने लपेट में ले लेती है। तो कोविड-19 2019 में आया था। ये किस वजह से था? इट वाज नॉट ड्यू टू बैक्टीरिया और फंजाई और निमाटोड, इट वाज बेसिकली ड्यू टू द वायरस, ये वायरस के ही वजह से था। उसके बाद कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इराक ईयर, 8 साल तक ये था, 2003 से 2011 तक था। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन ऑफ करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने स्टार्ट किया था, और इसका आगाज़ कब होता है? 2019 में इसका आगाज़ होता है। 9 नवंबर 2019 को जो है इसकी इनागुरेशन सेरेमनी होती है, इसकी इफ्तिताही जो तकरीब होती है 9 नवंबर 2019 को होती है। हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, मलेशिया के मशहूर मारूफ प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद साहब का दौर सबसे ज़्यादा दौर जाना जाता है बतौर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ये। और इमरान खान साहब भी अक्सर औक़ात कहते थे कि मेरे ये फेवरेट हैं, आइडियल हैं, और जो थे वो थे महातीर मोहम्मद साहब, इनका ताल्लुक मलेशिया से था। उमर बैटलवी इज़ अ फेमस पोएट ऑफ, ये पंजाब के मशहूर शायर हैं। विच कंट्री बिकेम मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ऑन December 11, 2001, चाइना उसका मेंबर बन जाता है 2001 में 11 दिसंबर। खालिज का वार 1992-2002 इज़ आल्सो नोन एज ब्लैक डिकेड भी इसे कहते हैं, इस ख़तरनाक जंग को जो कि काफ़ी अर्सा तक चलती रहती है, और उसको नाम क्या दिया जाता है जिसको ब्लैक डिकेड कहा जाता है? ये अल्जेरियन जो सिविल वार थी। उसके बाद है कि सर छोटू राम इज़ द को फाउंडर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनियनिस्ट पार्टी के को फाउंडर हैं सर छोटू राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, AI एक्ट जो है ये मार्च 2024 में ये एक्ट पास होता है बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट। द फाइनल स्पेस शटल मिशन STS-135 कैरिड आउट बाय नासा एंडेड इन 2011 में इसका बाकायदा जो है वो इख्तिताम होता है। अगला सवाल हमारे पास है, एंटोनिम ऑफ डिप्रिकेट इज, उसका
प्रेज उसका एंटोनिम है, जिसका मतलब वो तारीफ करना होता है। एंटोनिम ऑफ हैस्टी इज काशियस, उसका एंटोनिम होता है सिनोनिम ऑफ एग्रावेट इज दैट इज इंटेंसिटी होता है शिद्दत। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये प्रपोजिशंस के हवाले से था। जैसे कुछ प्रपोजिशन फिक्स का नाम हम देते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशंस। फिक्स्ड प्रपोजिशन ऐसी प्रपोजिशन जो होती हैं जो कि फिक्स्ड होती हैं। कुछ प्रपोजिशन वर्ब के साथ फिक्स्ड होती हैं, कुछ प्रपोजिशन एडजेक्टिव्स के साथ फिक्स्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल अबाइड के साथ हम इस्तेमाल करते हैं बाय, इस्तेमाल करते हैं अबाइड बाय, जिसका मतलब होता है पाबंदी करना। सेम इज द केस एब्सेंट फ्रॉम होता है, अक्यूज्ड ऑफ होता है। ये प्रपोजिशन फिक्स प्रपोजिशन जो वर्ब के साथ इस्तेमाल होती हैं। सेम इज द केस कुछ ऐसी प्रपोजिशंस भी होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, जो कि एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होने वाली जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू, तो ये फिक्स्ड प्रपोजिशंस कहलाती हैं। यहाँ भी प्रपोजिशंस के हवाले से इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। नेक्स्ट इज ही लुक्स आफ्टर होता है हमेशा। यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। फ्रेजल वर्ब जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन लगाई जाती है, फॉर एग्जांपल लुक फॉर, इट मीन्स तलाश करना। आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट डॉल, आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट वॉच, मैं अपनी जो गुमशुदा घड़ी है उसको तलाश कर रहा हूँ। बट लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। सो ही लुक्स आफ्टर हिज फादर, वो अपने वालिद साहब की देखभाल करता है। फ्रेजल वर्ब के हवाले से ये क्वेश्चन, इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ सूरा इन कुरान। कुरान मजीद में कुल सूरतों की तादाद कितनी है? वो 114 है। सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, सूरह कौसर है। जब आप को कहा फरमाया जाता है कि इन्ना आताइना कल कौसर, तो ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है। कुरान मजीद के 30वें पारे में है। कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत सूरह बकरा है, सूरह बकरा है। और कुरान मजीद की किस सूरत को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है? सूरह यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है, सूरह यासीन। इसको कल्बुल कुरान भी कहा जाता है, यानी कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। और आप सल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि मेरा दिल चाहता है कि मेरे हर उम्मती के दिल में सूरह यासीन हो। और ज़ीनत कुरान और रसूल कुरान, कुरान मजीद की किस सूरत को कहा जाता है? सूरह रहमान को कहा जाता है, और रसूल कुरान कहा जाता है, या कुरान मजीद की दुल्हन भी कहा जाता है, ज़ीनत कुरान भी कहा जाता है, ज़ीनत कुरान भी कहा जाता है। कुरान मजीद की किस सूरत को? सूरह रहमान को कहा जाता है। और इसी तरह से बाबुल कुरान किसको कहा जाता है? सूरह फातिहा को बाबुल कुरान भी कहा जाता है। और कुरान मजीद की कौन सी ऐसी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? वो सूरह तौबा है, जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है। उसके बाद है कि हु इज़ नोन एज आदम सानी। आदम सानी किसे कहा जाता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। द फर्स्ट रिवील्ड बुक वाज, सबसे पहले जो कुरान मजीद जो आसमानी जो किताब थी वो तौरात थी। आदम सानी किसे कहा जाता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। हाउ मैनी मसारिफ ज़कात, मसारिफ ज़कात मतलब जिनके ऊपर ज़कात सर्फ की जा सकती है, जो ज़कात के हकीकी मानों में मुस्तहिक हैं। तो कुरान मजीद में 8 मसारिफ ज़कात का तज़किरा किया गया है। सो 8 उसका सही जवाब है। हाउ मैनी हाफिज़ कुरान वर शहीद मार्टायर्ड इन जंग यमामा। जंग यमामा वो जंग होती है जिसमें मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जिसमें 70 हुफ़ाज़ कुरान जो है वो शहादत के मर्तबे पे फायज़ होते हैं। जिएँ तो मिसल गाज़ियाँ, मरें तो हैं शहादतें, इधर भी हैं इबादतें, उधर भी हैं इबादतें। जंग यमामा में 70 से तकरीबन जो है वो असहाबे कराम, हुफ़ाज़ कराम जो है वो शहीद हो जाते हैं। और फिर ये भी सवाल होता है कि कौन सी जंग होती है जिसमें सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ कराम शहीद होते हैं? वो जंग यमामा है, जिसमें 70 जो है वो हुफ़ाज़ कराम, हाफिज़ कुरान जो है उनकी शहादत होती है। अगला सवाल है दैट इज़ मस्जिद हरम लोकेटेड इन, ये मक्का में मस्जिद हरम है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत अली? हज़रत अली मौला अली करमुल्लाहु वजहू का जो टाइटल है वो है हैदर कर्रार, वो है हैदर कर्रार।
और मौला अली करमुल्लाहु वजहू जो हैं हैदर कर्रार, इन्हीं की शुजात, इन्हीं की ही बहादुरी, इन्हीं की ही दिलेरी के हवाले से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है निशान हैदर, निशान हैदर भी उन अजीम कौम के जो सपूत हैं, जो फ़ौजी जवान हैं, उनको दिया जाता है, जो वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करते हुए अपनी जान की परवाह किए बग़ैर अपनी जान का नजराना पेश करते हैं और अपने लहू से जो है इस वतन की आबियारी करते हुए इस वतन के लिए कुर्बान हो जाते हैं। उनकी शुजात, उनकी दिलेरी, उनकी बहादुरी के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर जो दिया जाता है, वो भी अलामत ये है कि मौला अली करमुल्लाहु वजहू की जो बहादुरी, शुजात, दिलेरी है, उस हवाले से ये दिया जाता है। उसके बाद है कि द फर्स्ट सूरा ऑफ होली कुरान, कुरान की पहली सूरा सूरह फातिहा है और उस सूरह फातिहा को बाबुल कुरान भी कहा जाता है। कुरान मजीद का दरवाज़ा जो स्टार्ट होने वाली सूरत होती है। विच इज़ द फर्स्ट मॉस्क इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, तारीख़ इस्लाम में सबसे पहली जो इस्लाम की जो मस्जिद है वो मस्जिद कुबा है। उसके माने कि हाउ मैनी ईयर्स डिड इट टेक फॉर कुरान टू बी रिवील्ड, वो है 23 साल जो है उसको लगे थे। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज़ हाउ मैनी वाइफ्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैव, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थी, हज़रत सारा और हज़रत बीबी हाजरा। हज़रत सारा और हज़रत हाजरा। और जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो बीबी हाजरा के बतन से हुए थे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर जब आजमाइश होती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेआब व गियाह जो है वहाँ पर सहरा में छोड़ के चले जाते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो प्यास की वजह से बिलख रहे होते हैं और माँ की ममता हाजरा जो है वो दौड़ कर जाती है, पानी की तलाश में जाती है। कभी वो सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पे जाती है, फिर बेटे की जो है वो याद आती है कि बेटा जो है किस कंडीशन में होगा, और फिर दोबारा वापस चली जाती हैं, पानी की तलाश में चली जाती हैं। तो इस दौड़ने के हवाले से सफ़ा मरवा के ऊपर वो जो चक्कर लगाती हैं, वो जो माँ की ममता तड़पती है, सिसकती है अपने बेटे के लिए, तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि हाजियों के लिए भी ये लाजमी करार दिया गया था कि आप भी सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पे जाओगे, उसके बगैर आपका हज काबिल कबूल नहीं होगा। फिर जब वापस आती हैं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो एड़ियाँ हैं वहाँ से चश्मा निकल रहा होता है और वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा ज़मज़म यहीं से निकलेगा। उनकी एड़ियाँ जहाँ उन्हें रगड़ी थी वहाँ से ज़मज़म का चश्मा फूट रहा था, पानी निकल रहा था और इतना पानी निकल रहा था बीबी हाजरा को कहना पड़ा कि ज़मज़म रुक जा। तो ये पूरा वाक़या है कुरान मजीद में। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बीबी हाजरा के हवाले से, उनकी 2 बीवियाँ थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, एक बीबी सारा और दूसरा हज़रत बीबी हाजरा। अगला सवाल है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया के मशहूर मारूफ जो मुफक्किर हैं वो अबू कलाम आज़ाद हैं। द रनर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022, पाकिस्तान उसका रनर अप रहा था, पाकिस्तान फाइनल में हार गया था। और अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ जॉन एलिया। जॉन एलिया मुनफरिद तर्ज तकल्लुम का शायर जॉन एलिया का यौम पैदाइश कब है? 14 दिसंबर 1931 को जॉन एलिया का यौम पैदाइश है।